शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आज बहुत ही हर्ष का विषय है, आनंद मंगल का विषय है कि आज हमारे एपिसोड में पधार रहे हैं देश की प्रमुख विभूतियां, जिसमें से हमारे बीच में उपस्थित है प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और वर्तमान में आप विधायक हैं, राजनेता हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं आज सतमौला कवियों की चौपाल में देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री अल्पना सुहासिनी जी। अल्पना सुहासिनी जी, आप देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री होने के साथ साथ हरियाणवी फिल्मों की आप सुप्रसिद्ध लीड रोल निभाने वाली आप बहुत सफल नायिका हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। अल्पना सुहासिनी हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित चर्चित गजलकार श्री राम अवतार बैरवा जी। राम अवतार बैरवा जी, काफ़ी समय से आप गज़लें लिख रहे हैं, गज़लें मंचों पे जाते हैं। मैं ऐसे चर्चित गज़लकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं उनसे मिलवाने जा रहा हूं देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग कवि, जिनका मेरा नाता कम से कम 30 वर्षों से भी पूर्व है, यानी कि हम युवा वय के साथी हैं। और उस समय महेंद्र अजनबी जी भी और हम भी अपने जुल्फें झटका के चला करते थे, जैसे फिल्म अभिनेत्री कमर मटका के चलती हैं, हम जुल्फे झटका के चला करते थे। उस टाइम के साथी महेंद्र अजनबी जी हमारे बीच में, जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में देश के चर्चित लाडले गीतकार, छंद और मुक्तक के राजकुमार, आप बहुत एक सिद्ध हस्ताक्षर हैं, युवा कवि हैं, चेतन नितिन खरे जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं।
सतमोला कवियों की चौपाल में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग हस्ताक्षर, जिन्होंने अनेक अपनी रचनाओं के द्वारा समाज की समस्याओं को हास्य कविताओं के माध्यम से उठाया और उसका अपनी जब समापन करते हैं तो उसका रचना अपने समापन में उसका समाधान भी देते हैं समापन में। तो ऐसे चुटीले साहित्यकार हास्य कवि महेंद्र अजनबी जी का हम जोरदार ताली का स्वागत करते हैं। मैंने हास्य रस में तरह तरह के प्रयोग किए, तो मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। क्या बात है। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अब भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा है तब से मुझे भी विश्वास होने लगा है कि कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। मुझे भूतों के बारे में एक घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला, भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला, भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। अब उस आदमी की क्या हालत हुई, वो तो वहाँ खड़े खड़े ही मर लिया होगा। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। टीवी बंद मत कर देना अपना। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, डरावनी कविता ऐसे ही बिल्कुल पहले माहौल बनाना पड़ता। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। क्या बात। डर गए क्या? डर गए। नहीं डरे तो अब डरो। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे। आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया। तू तक। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं। क्या बात है। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। क्या बात है, क्या बात है। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूँ। जब भी बाहर घर से बाहर निकलता हूँ मन ही मन हनुमान चालीसा जपता। क्या बात है। मैं तो कहता हूँ आदम इंसान नजर नहीं आवे महावीर। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूँ, बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, क्या तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, बे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का क्या कहने। ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। वाह। इसे कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना। क्या व्यंग है, क्या व्यंग है। अबे वहां पे सफेद कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और याद रख, और व्यंग पे आप सबकी तालियां चाहता हूँ, पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। क्या बात है, क्या अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना ये पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था। कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, यह जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है, वाकआउट। एक भूत बोला, मैं नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रहिए। जो लोग सुन रहे हैं मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। वैसे भी मैं क्या क्षमा मांगू, ये बात तो भूत कह रहे हैं। सही बात है।
ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच कर रहियो। अगर कभी चिपट गए तो तुझे देखना, मैंने मुहावरे का प्रयोग किस तरीके से किया है यहाँ भी। ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच कर रहियो। अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। फिर हम क्या कर लेंगे? आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। उसे फोड़ेंगे। अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। एक भूत बोला, और इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। और इस व्यंग पर आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों? वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। आदमी की बातें कर करके मुझे और मत डर। क्या बात है। कई बार तो चक्कर खा चुका हूँ, 2 बार तो डर के मारे बाथरूम जा चुका हूँ। एक वरिष्ठ भूत बोला, बे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहाँ आबाद शमशान और कब्रिस्तान हैं, जहाँ आदमी आदमी से बहुत डरता है। रात में तो क्या, दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है। वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना है। क्या बात, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना। क्या बात, क्या बात। अल्पना सुहासिनी जी का, जैसे मैंने बताया, बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं, और उनको कविता के लिए प्रस्तुत करूं, निवेदन करूं, क्योंकि वो एक कवित्री होने के साथ साथ आप गीतकार हैं, कवित्री हैं, और आप, सबसे बड़ी बात है कि आज फिल्मों की आप सफलतम अभिनेत्री हैं। ये आपको हार्दिक बधाई। तो देखिएगा, हिंदी में एक गजल कहने की कोशिश है, मतला है, बाहर से है शांत बहुत, बाहर से है शांत बहुत, पर भीतर आक्रांत बहुत। बाहर से है शांत बहुत, पर भीतर आक्रांत बहुत। ये इंसानी जीवन है, ये इंसानी जीवन है, रहता है आक्रांत बहुत। ये इंसानी जीवन है। बहुत शुक्रिया। ये इंसानी जीवन है, रहता है आक्रांत बहुत। और इस शेर पर ध्यान चाहूंगी कि अंतिम छोर नहीं दुख का, अंतिम छोर नहीं दुख का, सुख के हैं सीमांत बहुत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। कि अंतिम छोर नहीं दुख का, सुख के हैं सीमांत बहुत। और दुख लाचारी तड़पन के, दुख लाचारी तड़पन के, हम पे हैं वृतांत बहुत। दुख लाचारी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुख लाचारी तड़पन के, हम पे हैं वृतांत बहुत। और ध्यान चाहूंगी कि संबंधों की लय बिगड़ी, संबंधों की लय बिगड़ी, रिश्ते हैं अतुकांत बहुत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत वाह वाह शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया। संबंधों की लय बिगड़ी, संबंधों की लय बिगड़ी, रिश्ते हैं अतुकांत बहुत। और मूढ़ न ज्ञानी हो पाया, मूढ़ न ज्ञानी हो पाया, भले पढ़े वेदांत बहुत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत मूढ़ न अच्छे, ज्ञानी हो पाया, बहुत शुक्रिया। मूढ़ न ज्ञानी हो पाया, भले पढ़े वेदांत बहुत। बहुत शुक्रिया। बाहर से है शांत बहुत, पर भीतर आक्रांत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्पना सुहासिनी जी, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और कवित्री, मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप अभिनय क्षेत्र से हैं, मैं भी फिल्म क्षेत्र से थोड़ा सा संबंध रखता हूँ। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, वह होते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित चर्चित गजलकार। आप कई युवा कवियों के मेंटर हैं, आप कई लोगों के प्रेरक हैं। ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व से मैं आपको रूबरू कराता हूँ, उनकी चर्चित गज़लों से। और मैं बड़े ही सम्मान के साथ 2 पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, देश के लब्ध प्रतिष्ठित गज़लकार श्री राम अवतार बैरवा जी को। दोस्तों, ये शीत ऋतु आ चुकी है, और ये ऋतु हम सबको संदेश देती है
और हमें ये प्रेरणा देती है, हमें ये मन में विश्वास देती है कि हम खुद की रक्षा तो करें, लेकिन जो जीव जंतु जानवर है उनकी रक्षा भी हम करें। वो बहुत इन दिनों में अपने प्राण त्यागते हैं। तो संकेतों के माध्यम से बात करिए कि शीत राग की मधुबेला में जब सब पत्ते झड़ जाएंगे, शीत राग की मधुबेला में जब सब पत्ते झड़ जाएंगे, तलहट से कुछ नन्हे पौधे नम धूप पकड़ने आएंगे। कि तलहट से कुछ नन्हे पौधे नम धूप पकड़ने आएंगे और बीच सड़क पर बेबस अम्मा तारों से लिपट कर रोएगी। बीच सड़क पर बेबस अम्मा तारों से लिपट कर रोएगी, आधी रात जब भूखे बच्चे चांद को खाने जाएंगे। कि बीच सड़क पर बेबस अम्मा तारों से लिपट कर रोएगी, बीच सड़क पर बेबस अम्मा तारों से लिपट कर रोएगी, आधी रात जब भूखे बच्चे चांद को खाने जाएंगे और तुम सावन को कसम दिला देना इस बार न बरसे सूरत पे। तुम सावन को कसम दिला देना इस बार न बरसे सूरत पे, हम किसी सूखे दरिया से थोड़ी प्यास मांगने जाएंगे। तुम सावन को कसम दिला देना इस बार न बरसे सूरत पे, हम किसी सूखे दरिया से थोड़ी प्यास मांगने जाएंगे। और मेरे मन के सुंदर पंछी जब पिंजरे में बंदी होंगे, मेरे मन के सुंदर पंछी जब पिंजरे में बंदी होंगे, तब धूप की चिड़िया चीखेगी, छाँव के कौवे गाएंगे। चीखेगी, छाँव के कौवे गाएंगे। और एक चादर अपने आंगन में बेवजह ही टांग कर देखो, एक चादर अपने आंगन में बेवजह ही टांग कर देखो, एक चादर अपने आंगन में बेवजह ही टांग कर देखो, कई मुसाफिर शाम ढले एक रात काटने आएंगे। बहुत अच्छे, बहुत वाह वाह। ये थे राम अवतार भैरवा जी, मेरे दिल के कवि, बहुत बढ़िया, चर्चित गजलकार। और मैं आमंत्रित करता हूं देश के लब्ध प्रतिष्ठित एक मुक्तक गीत छंदों के रचयिता, युवा हस्ताक्षर चेतन नितिन खरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा साहब, एक बात आप सब लोग जानते हैं कि घर से बेटियों की विदाई होती है, लेकिन एक कवि के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि घर से बेटों की भी विदाई होती है, हम बेटों की भी घर से विदाई होती है। और ऐसा आप सभी के घरों से होता होगा। तब मैं एक छोटा सा गीत 2-3-4 बंद उसके कहता हूं कि बरगद पीपल नीम आम की छाँव छोड़ कर चले गए, बरगद पीपल नीम आम की छाँव छोड़ कर चले गए, ताल तलैया पोखर नदिया गांव छोड़ कर चले गए, बरगद पीपल नीम आम की छाँव छोड़ कर चले गए, ताल तलैया पोखर नदिया गांव छोड़ कर चले गए, बच्चे पढ़ने लिखने को दहलीज छोड़ कर चले गए, जिनसे उनको प्रेम था हर वो चीज छोड़ कर चले गए, जिनसे उनको प्रेम था हर वो चीज छोड़ कर चले गए, खेल खिलौने रिश्ते वा, खेल खिलौने रिश्ते वा घर द्वार छोड़ कर चले गए, अपने घर की रोटी माँ का प्यार छोड़ कर चले गए, अपने घर की रोटी माँ का प्यार छोड़ कर चले गए। जब बच्चे छोटे होते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, उसके बाद कैसे समय आगे बढ़ता है वो मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि पुरा मोहल्ले की दुकान व हाट छोड़ कर चले गए, पुरा मोहल्ले की दुकान व हाट छोड़ कर चले गए, अपना बिस्तर तकिया कंबल खाट छोड़ कर चले गए, जिन गलियों में पले बढ़े वो, जिन गलियों में पले बढ़े वो, उन्हें भुला कर चले गए, खेल खेल में जहां झगड़ते आज रुला कर चले गए, खेल खेल में जहां झगड़ते आज रुला कर चले गए, पापा जी का लाड़ भरा वो, पापा जी का लाड़ भरा संसार छोड़ कर चले गए, अपने घर की रोटी माँ का प्यार छोड़ कर चले गए, अपने घर की रोटी। और क्या उम्मीद होती है बच्चों को फिर आगे कि त्योहारों में फिर आने की, त्योहारों में फिर आने की आस संजो कर चले गए, दिवाली में आएंगे, होली में आएंगे, यही होता है कि त्योहारों में फिर आने की आस संजो कर चले गए,
सपनों को सच करने का विश्वास संजो कर चले गए। नई उमंगे नौ तरंग नई उमंगे नौ तरंग जज्बात समेटे चले गए। नई रोशनी लाने को वो नई रोशनी लाने को वो रात समेटे चले गए। नई रोशनी लाने को वो रात समेटे चले गए। भाई बहन संग मीठी सी तकरार छोड़कर चले गए। अपने घर की रोटी माँ का प्यार छोड़कर चले गए। अपने घर की। और इस गीत का अंतिम बंद है, निवेदन करता हूँ कि पढ़ लिख कर फिर एक नया, जब बच्चे पढ़ लिख के बोलते हैं कि अब सेटल हो जाएंगे, पढ़ लिख कर फिर एक नया अध्याय खोजने चले गए। पढ़ लिख कर फिर एक नया अध्याय खोजने चले गए। वर्षों की मेहनत का वो अभिप्राय खोजने चले गए। वर्षों की मेहनत का वो अभिप्राय खोजने चले गए। नए शहर में नए दौर की हवा खोजने चले गए। और नई उम्र में नए दर्द की दवा खोजने चले गए। तकिया चादर में आंसू की धार छोड़कर चले गए। बहुत अच्छे बात। अपने घर की रोटी माँ का प्यार छोड़कर चले गए। अपने घर की रोटी माँ का प्यार छोड़कर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चेतन नितिन खरे जी, देश के लब्ध प्रतिष्ठित छंदकार गीतकार। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल है। और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद हाजिर हूं मैं लेकर सतमोला कवियों की चौपाल एक बार फिर। मणि उपाध्याय। जुबां यूं ही नहीं मिलती जनाब, जुबां यूं ही नहीं मिलती जनाब, इसलिए भाषा का सही चुनाव ज़रूरी है बेहद, क्योंकि वही तय करती है हमारा वास्तविक कद। आइए हम मिलते हैं अपने नए 4 मेहमानों से जो आज प्रस्तुत है हमारे बीच। आए हैं दूरियों से लेकिन हमें बहुत नज़दीक लाएंगे। मिलते हैं हमारे 4 नए मेहमानों से। ओमपाल सिंह विकट जी हापुड़ से, सोनिया प्रतिभा तानी जी, सुरेंद्र सिंह रावत जी और मंजू आहूजा जी गुड़गांव से। मैं सबसे पहले प्रस्तुत कर रही हूं आपके समक्ष ओमपाल सिंह विकट जी को हापुड़ से। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सतमोला कवियों की चौपाल का आयोजन करने वाली हमारे बीच में एंकर त्रिपाठी जी के लिए। और चूंकि आप सब जानते हैं कविता और कवि और कल्पना तीनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। कवि कल्पना करता है, मैंने भी कल्पना की है, और मैंने कल्पना इस तरह से की है कि अगर वो महाभारत जब ना होकर आज होती, तब मैंने एक रचना आपके सामने देनी है। रचना कुछ इस तरह से है। करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में, कौरव पांडव रिश्तेदार सब बैठे होते थाने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में, दुर्योधन के संग युधिष्ठिर जेल में आज पड़े होते, भीष्म पितामह गुरु द्रोण सब लेके जमानत खड़े होते। सही बात है। सबके पसीने छूटे होते उनकी रिहाई करवाने में। करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। बहुत ही कहा। दोनों पक्ष चाहे खूब बुरे थे, चाहे खूब भले होते, शांति भंग और कुर्रबंदी के नए नए केस चले होते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई साल लग जाती उनको तारीख रोज लगाने में। क्या बात है। करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। बहुत बढ़िया। भीष्म पितामह सबसे पहले
तीन लड़कियां हर लाए बाहुबल के दम पर उनको, फिर वो अपने घर लाए। किडनैपिंग का होता मुकदमा, जुटते खुद को बचाने में। करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। बहुत बढ़िया। अंधे का अंधा कह करके अगर द्रौपदी हंस देती, दुर्योधन पर तंज अगर वो तीखे तीखे कस देती। क्या बात, बिल्कुल। ससुरालियों को देर न लगती द्रौपदी घर भिजवाने में। बिल्कुल। करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। क्रीड़ा घर में जुआ होता, दाव पे सब कुछ लग जाता। सभी रहे मौजूद वहां पर, चीरहरण जो हो जाता। जुआ एक्ट और छेड़खानी को लगते वकील समझाने में। करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। करो कल्पना महाभारत सा युद्ध अगर जो आज के युग में हो जाता, मानवाधिकार आयोग चीखता, हर टीवी चैनल रो जाता। और नेता सारे जुट जाते बस अपना वोट बढ़ाने में। करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। चीरहरण की बुरी सी घटना खुले आम जो हो जाती, सरकारें भी गिर सकती थी, संसद तक भी रो जाती। योगी जी जुट जाते अब तक बुलडोजर चलवाने में। करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। हाथ में लेकर गांडीव अर्जुन शपथ जो ले लेते, युद्ध पूर्व ही श्री कृष्ण गीता का ज्ञान जो दे देते। माधव जेल चले जाते, हाँ जी केशव जेल चले जाते, आपराधिक षड्यंत्र रचाने में। करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। कलयुग है जी, कलयुग। और अंतिम लाइन है, बिल्कुल आपको लगेगा हाँ लोकल से कविता यह निकलकर। होता क्या कि एसडीएम तहसीलदार सब हस्तिनापुर में पड़े होते, एसएसपी लेकर के फोर्स को राजमहल में खड़े होते। अंतिम लाइन, और राजकोष लुट जाता सारा, बात को यही दबाने में। करो कल्पना जो महाभारत होती नए जमाने में। बहुत लाजवाब लाजवाब कविता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यंग, बहुत बढ़िया। मतलब इतना शानदार व्यंग आपने कहा कि अगर आज के जमाने में महाभारत होती तो शायद भगवान कृष्ण को भी जेल जाना पड़ जाता, ये स्थिति आ जाती। तो आप समझ सकते हैं कि अगर महाभारत आज होती तो क्या स्थिति होती। तो बहुत भगवान का शुक्र है कि महाभारत आज नहीं हो रही, और ईश्वर करे कि तीसरा विश्व महायुद्ध ना हो। बस प्रार्थना ईश्वर से यही है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, हम सबकी बस यही प्रार्थना रहे। अब हम बढ़ते हैं मंजू आहूजा जी, मैम की ओर, जो गुड़गांव से हमारे बीच में आई हैं। अब हम उनको सुनना चाहेंगे। नमस्कार, मैं मंजू आहूजा। सबसे पहले तो मैं साधना चैनल और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी सदस्यों को बहुत प्रणाम देती हूँ। और मैं एक नगमा लेकर आई हूँ, दो प्रेमियों पर जिन्हें समाज मिलने नहीं देता और वो अब बिछड़ना चाहते हैं, उस पर एक मैं नगमा प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। उससे पहले एक शेर कहूँगी। स्वागत है। कुछ लम्हे जिंदगी के इस तरह गुजर गए, कुछ लम्हे जिंदगी के इस तरह गुजर गए, ना सोच पाए ना समझ पाए कब दूर निकल गए। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। स्वागत है, बहुत बढ़िया। मैं पेश करती हूँ। चलो आज से ही क्यों ना अजनबी बन जाए, चलो आज से ही क्यों ना अजनबी बन जाए,
दिल माने ना माने फिर भी हम तुम दूर हो जाएं। दिल माने ना माने फिर भी हम तुम दूर हो जाएं। चलो आज से ही क्यों ना अजनबी बन जाएं। जिंदगी में हर मुकाम हासिल हो ये मुमकिन नहीं। जिंदगी में हर मकाम हासिल हो ये मुमकिन नहीं। चलो दिल को कुछ बहलाएं और हम दूर हो जाएं। दिल माने ना माने फिर भी हम तुम दूर हो जाएं। चलो आज से ही क्यों ना अजनबी बन जाएं। ये शेर सुनिएगा। बड़ी गुस्ताख है आँखें जो आँखों से बात करती हैं। बड़ी गुस्ताख है आँखें जो आँखों से बात करती है। चलो पलकें ही ना उठाएं और हम दूर हो जाएं। दिल माने ना माने फिर भी हम तुम दूर हो जाएं। चलो आज से ही क्यों ना अजनबी बन जाएं। कभी सोचा न था, कभी सोचा न था दीवानगी इस कदर छाएगी। कभी सोचा न था दीवानगी इस कदर छाएगी। चलो दिल को कुछ समझाएं और हम दूर हो जाएं। दिल माने ना माने फिर भी हम तुम दूर हो जाएं। चलो आज से ही क्यों ना अजनबी बन जाएं। मक्ता पेश करती हूँ। सोचा तो है, सोचा तो है अब ना मिलेंगे तुमसे कभी हम। सोचा तो है अब ना मिलेंगे तुमसे कभी हम। चलो कदम भी ना बढ़ाएं और हम दूर हो जाएं। दिल माने ना माने फिर भी हम तुम दूर हो जाएं। चलो आज से ही क्यों ना अजनबी बन जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कविता लेकर आई हूँ। ये कविता मैंने 2005 में लिखी थी
जब बच्चे तलाक ले लेते हैं तो नानी नाना और दादी दादा पर क्या गुजरती है। बच्चे तो तलाक ले लेते हैं, उसमें बच्चों का क्या हाल होता है और सबसे ज़्यादा नानी नाना और दादी दादा पर क्या गुजरती है। तो उस पर मैंने लिखा है, एक कलाम उसके नाम। इस हादसे से हम भी कहीं गुजरे थे तो उसको मैंने इसको कलाम बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और लिखा है, स्वागत है। क्यों आए थे मेरी दुनिया में, क्यों आए थे मेरी दुनिया में जो चले ही जाना था। क्यों आए थे मेरी दुनिया में जो चले ही जाना था। क्यों सपने दिखाए थे गुलशन के जो चले ही जाना था। बहुत खूबसूरत। मेरी दुनिया संवर गई थी तेरी मीठी मुस्कान से, कलियां खिल गई थी एक आहट के नाम से। क्यों नगमे सुनाए थे जो चले ही जाना था। क्यों आए थे मेरी दुनिया में जो चले ही जाना था। मेरी सुबह निखर उठी थी तेरी आवाज़ की खनक से। मेरी सुबह निखर उठी थी तेरी आवाज़ की खनक से। हसरतें मचलने लगी थी तेरी मस्त चाल की थपक से। क्यों तमन्ना जगाई थी दिल में जो चले ही जाना था। क्यों आए थे मेरी दुनिया में जो चले ही जाना थे। तेरी हंसी में चमकती थी चांदनी सी, तेरी हंसी में चमकती थी चांदनी सी। तेरी बातों में महकती थी गुलाबों की महक सी। तेरी बातों में महकती थी गुलाबों की महक सी। क्यों खुशबू जगाई थी दिल में, क्यों खुशबू जगाई थी दिल में जो चले ही जाना था। क्यों आए थे मेरी दुनिया में जो चले ही जाना। बहुत दुख होता है जब इस तरह से बिछड़ जाते हैं। तू हर पल मेरे जहन में एक मुस्कुराती बहार सी, कभी हंसती कभी रोती एक तस्वीर प्यार की। क्यों ये बहार दिखाई थी मुझे, क्यों ये बहार दिखाई थी मुझे जो चले ही जाना था। क्यों आए थे मेरी दुनिया में जो चले ही जाना था। तेरे जाने के बाद अब कोई ना आएगा मेरे दिल में। तेरे जाने के बाद अब कोई ना आएगा मेरे दिल में। ना कोई प्यार करेगा मुझसे, ना कोई आंखें बिछाएगा मिलके। प्यार क्यों जताया था बताओ जो चले ही जाना था। क्यों आए थे मेरी दुनिया में जो चले ही जाना था। ये खेल तकदीर का मानूं या सज़ा किस्मत की कहूँ। ये खेल तकदीर का मानूं या सज़ा किस्मत की कहूँ। या गिला अपनों से करूं या शिकवा खुद से करूं। या गिला अपनों से करूं या शिकवा खुद से करूं। क्यों आए थे मेरी ज़िंदगी में जो चले ही जाना था। क्यों गुल खिलाए थे ज़िंदगी में जो चले ही जाना था। मिले ही क्यों थे मुझसे जो चले ही जाना था। क्यों आए थे मेरी दुनिया में जो चले ही जाना था। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मंजू जी ने बहुत आंखें नम कर दी। बहुत खूबसूरत कविता थी। तो आज की शाम बहुत खूबसूरत शाम थी। मैं इसे ये दिल को छू लेती है, दिल को छूने वाली कविता थी, दिल को छूने वाली कविता थी। ये घर घर की कहानी है। बहुत खूबसूरत शाम थी, बहुत खूबसूरत शाम थी, बहुत खूबसूरत सतमुला की चौपाल थी। आप सबको मुझे लगता है यहाँ पे आके अच्छा लगा होगा। हम सबके साथ में एक अच्छी शाम थी। और बुलाती हूँ मैं धर्मपाल धर्म जी जो आए हैं नीमराना राजस्थान से हमारे बीच। नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ और आइए आपको एक गीत से जोड़ता हूँ। गीत है कि एक बिटिया अपने ससुराल चली जाती है, कुछ दिन पूर्व उसकी शादी हुई है, तो अपने पिता से क्या कहती है गीत के माध्यम से सुनिए। हुआ पलायन प्यारा बचपन, नहीं जानती कब पापा। बिटिया अपने बचपन और मायके दोनों को याद कर रही है। उल्टी चप्पल नहीं पहनती, बड़ी हो गई अब पापा। हुआ पलायन प्यारा बचपन, नहीं जानती कब पापा। अंतरा देखिए, बहुत खूबसूरत। मेरी जिद पर आँख दिखाना, फिर तेरा वो मुस्काना, कभी झिड़कना डांट लगाना, फिर धीरे से
बहलाना, देख देख अटखेली मेरी, मन ही मन खुश हो जाना। जब मैं रोकर सो जाती तो आकर सर को सहलाना। नहीं आज भी, नहीं आज भी भूली बातें, याद मुझे है सब पापा। उल्टी चप्पल नहीं पहनती, बड़ी हो गई अब पापा। और अगले अंतरे में अपनी मम्मी के लिए, अपनी माँ के लिए क्या कहती हैं? मम्मी से कहना मैं अब तो रोटी गोल बनाती हूँ, नमक दाल में कम हो तो भी नखरे नहीं दिखाती हूँ। नहीं देर तक सोती हूँ, अब 5 बजे उठ जाती हूँ। पानी से डरती थी पर अब सबसे पहले नहाती हूँ। बहुत बढ़िया। कहीं आपकी, कहीं आपकी सब बातों का समझ गई मतलब पापा। उल्टी चप्पल नहीं पहनती, बड़ी हो गई अब पापा। और तीसरा अंतरा और देखिए, भैया से भी कहना मैंने अब जिद करना छोड़ दिया। याद बहुत आती है जब से उससे लड़ना छोड़ दिया। कभी अंधेरों से डरती थी पर अब डरना छोड़ दिया। खर्चा करने लगी आजकल, गुल्लक भरना छोड़ दिया। लेने आना, लेने आना भूल न जाना, राखी आए तब पापा। उल्टी चप्पल नहीं पहनती, बड़ी हो गई अब पापा। और इस गीत का अंतिम अंतरा, अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि तेरी ही आँखों से देखे हमने जीवन के सपने, सुखद सुहाने रंग बिरंगे, प्यारे बचपन के सपने। पूर्ण किए ये सब तूने ही, खुशी भरे मन के सपने। खुद मुरझाया हमें दिखाए, प्यारे मधुबन के सपने। कसम धर्म की, कसम धर्म की, इन आँखों को कभी न करना नम पापा। उल्टी चप्पल नहीं पहनती, बड़ी हो गई अब पापा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बढ़िया। मैं बुलाना चाहूँगी सुरेंद्र सिंह रावत जी को। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह रावत। मैं यहाँ कविता पाठ अभी आपके सामने करूँगा। उससे पहले मैं साधना टीवी को और बाकी के जितने भी यहाँ के लोग हैं सभी को मैं अपना प्रणाम करना चाहता हूँ। इस मंच को नमन करना चाहता हूँ। अपने प्रबुद्ध साथियों को मैं यहाँ पर नमन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक आपको आज एक छोटी सी गज़ल सुनाऊंगा।
जो आजकल के हालात पर वो गज़ल है, जो जिस तरह के युद्ध चल रहे हैं, मैं अभी बिल्कुल ताज़ी तरीन गज़ल है। उससे पहले मैं एक 4 लाइनें मैं आपको देना चाह रहा हूँ, लीजिएगा। जीत जब भी हार से कुछ दूर हो, जीत जब भी हार से कुछ दूर हो, तब कभी भी हृदय ना मगरूर हो। जीत जब भी हार से कुछ दूर हो, तब कभी भी हृदय ना मगरूर हो। जीत भी एक हार बनकर आएगी। यहाँ मैंने हार का दो प्रयोग किया, एक हार डिफीट होती है और एक हार जो गले में पहनने वाला विजय का हार होता है। तो हार भी एक हार बनकर आएगी, बस आप अपने हुनर में मशहूर हो। बस आप अपने हुनर में मशहूर हो। वाह। इसके साथ ही मैं एक जो गज़ल मैं आपको एक सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आजकल जो युद्ध हो रहे हैं उन युद्धों का कोई सिद्धांत नहीं है। मुझे लगता है जैसे युद्ध शौक के लिए हो रहे हैं। आप देखिएगा कि हमने एक फैक्ट्री लगाई, वहाँ हमने बहुत सारे बम बनाए, वो हमारे बम कंज्यूम ही नहीं हो रहे हैं, तो सोचा चलो युद्ध कर लिया जाए। अब वो बमों को कंज्यूम तो करना है, हमने गन्स बना लिए हैं, उन गन्स का करें क्या। तो आजकल मुझे लग रहा है कि युद्ध जो है सिद्धांतिक नहीं है, ये युद्ध जो है आजकल शौकिया हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी गज़ल मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। ये युद्ध है विभीषिका, न शौक इसको बनाइए। ये युद्ध है विभीषिका, न शौक इसको बनाइए। इश्क जो दिल में पड़ा, इश्क जो दिल में पड़ा, कभी इसको भी जगाइए। यहाँ मैंने शब्द इस्तेमाल किया पड़ा, क्योंकि जो ये युद्ध कर रहे हैं उनके दिल में कभी इश्क तो बस नहीं सकता, तो पड़ा ही है वो कहीं, बस उस पड़े हुए इश्क को जगाने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने कहा है इश्क जो दिल में पड़ा, कभी उसको भी तो जगाइए। दूसरा एक शेर मैं आपको दे रहा हूँ। अभी युद्ध में हमने देखा कि कितने लोगों की और ख़ासकर बच्चों की किस तरह से कत्लो गारत बच्चों की हुई है, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इंसान का जाया है ये, क्या तेरा ये क्या मेरा। इंसान का जाया है ये, क्या तेरा और क्या मेरा। मासूम को उठाइए, जरा दिल से इसको लगाइए। सही बात, सही, शुक्रिया। मासूम को उठाइए, जरा दिल से इसको लगाइए। ये युद्ध है विभीषिका, न शौक इसको बनाइए। इश्क जो दिल में पड़ा, कभी इसको भी तो जगाइए। अगला शेर दे रहा हूँ। ज़्यादातर जो युद्ध हो रहे हैं वो ज़मीन के ऊपर हो रहे हैं, और ज़मीन हम बना नहीं सकते, जो ज़मीन है वो है। ये ज़मीन सीमित है, बढ़ तो ये सकती नहीं। बिल्कुल। ये ज़मीन सीमित है, बढ़ तो ये सकती नहीं। कुछ नवीन सोचिए, मंजिल नई चढ़ाइए। कुछ नवीन सोचिए, मंजिल नई चढ़ाइए। ये युद्ध है विभीषिका, न शौक इसको बनाइए। इश्क जो दिल में पड़ा, कभी इसको भी तो जगाइए। अगला शेर मैं दे रहा हूं आपको, लीजिएगा। क्यों इकट्ठा कर लिया सामान कत्ले आम का। वाह। क्यों इकट्ठा कर लिया सामान कत्ले आम का। कहीं लहलहाती फसल हो, कहीं फूल भी तो खिलाइए। अभी हम देख रहे हैं जहाँ युद्ध हो रहे हैं, वहाँ जितने युद्ध हो रहे हैं देखिए वो बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। एक खेत नजर नहीं आएगा आपको, वहाँ एक फसल नजर नहीं आ रही है वहाँ। क्यों इकट्ठा कर लिया सामान कत्ले आम का। कहीं लहलहाती फसल हो, कहीं फूल भी तो खिलाइए। ये युद्ध है विभीषिका, न शौक इसको बनाइए। इश्क जो दिल में पड़ा,
जरा कभी इसको भी तो जगाइए। एक और शेर आपको दे रहा हूं। पेड़ हिंसा का लगाया रक्त से सिंचाई से। सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। पेड़ हिंसा का लगाया रक्त से सिंचाई से। इश्क का गौर कीजिएगा, पेड़ हिंसा का लगाया रक्त से सिंचाई से। इश्क का कोई पेड़ हो तो उसको भी तो लगाइए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत 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 खूबसूरत। इश्क का कोई पेड़ हो तो उसको भी तो लगाइए। इश्क का कोई पेड़ हो तो उसको आखिरी भी तो लगाइए। मैं शेर दे रहा हूँ और इसी पूरे शेर में आप देखेंगे मैंने काफ़ी कुछ कहने की कोशिश की है और आपके पास पहुँचे तो बताइएगा। तुमने बनाए हैं मुजाहिद और गाजी बेहिसाब। गौर कीजिएगा, तुमने बनाए हैं मुजाहिद और गाजी बेहिसाब। तुमने बनाए हैं मुजाहिद और गाजी बेहिसाब। है तकाजा वक्त अब एक बुद्ध भी तो बनाइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। है तकाजा वक्त अब एक बुद्ध भी तो बनाइए। ये युद्ध है विभीषिका न शौक इसको बनाइए। इश्क जो दिल में पड़ा कभी इसको भी तो जगाइए। ये शौक इश्क जो दिल में पड़ा कभी शौक कभी इसको भी तो जगाइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शानदार। बुद्ध भी तो बनाइए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत उम्दा। चलिए अब हम सुनते हैं हमारी प्यारी सी बहन, छोटी बहन सोनिया को, कवि मनीषियों को प्रतिभा प्रणाम टानी को, और मंच को सादर प्रणाम करते हुए एक भक्ति गीत है और एक छोटा सा गीत, दो गीत प्रस्तुत करूंगी आप लोगों के सामने। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे शंकर जी, आप लोगों को मैं कैलाश पर्वत पे लेकर जाऊंगी। वहाँ पे शंकर जी की कुछ लीलाएं हैं, उनके परिवार की एक छोटी सी लीला है। बहुत बढ़िया। आप सबको उस लीला में शामिल करती हूँ, सुनिएगा। बहुत बढ़िया। भांग पी करके भोले मगन हो गए, वहाँ गौरा कान्हा गजब हो गया। वहाँ गौरा कान्हा गजब हो गया। भांग पी करके शिव मुस्कुराने लगे, हाथ लेकर के डमरू बजाने लगे। भांग पी करके शिव मुस्कुराने लगे, हाथ लेकर के डमरू बजाने लगे। फिर खोली जटा भोले भंडारी ने, सारे भक्तों को नृत्य दिखाने लगे। फिर खोली जटा भोले भंडारी ने, सारे भक्तों को नृत्य दिखाने लगे। शिव नाचे तो नाचे, वाह क्या बात थी। शिव नाचे तो नाचे, वाह क्या बात थी। संग प्रेतों का ना गजब हो गया। संग प्रेतों का ना गजब हो गया। भांग पी करके भोले मगन हो गए, वहाँ गौरा कान्हा गजब हो गया। देखी गौरा ने शिव को है भांग चढ़ी। जैसे कि हर पत्नी अपने पति को अगर इस स्थिति में देखती है तो कोशिश करती है कि ये संभल जाए। देखी गौरा ने शिव को है भांग चढ़ी, अपनी बातों से उनको रिझाने लगी। देखी गौरा ने शिव को है भांग चढ़ी, अपनी बातों से उनको मनाने लगी। शिव माने ना माने अलग बात थी। शिव माने ना माने अलग बात थी। गौरा का रूठ जाना गजब हो गया। गौरा का रूठ जाना गजब हो गया। भांग पी करके भोले मगन हो गए,
वहाँ गौरा काना गजब हो गया। जैसे कि अंतिम में हर पत्नी एक ही धमकी देती है, तो वो धमकी अब गौरा जी देने जा रही हैं, सुनिएगा। बोली गौरा मैं मायके चली जाऊंगी, फिर न लौट के भोले कैलाश आऊंगी। बोली गौरा मैं मायके चली जाऊंगी, फिर न लौट के भोले कैलाश आऊंगी। इतना कह कर के जैसे ही गौरा चली, इतना कह कर के जैसे ही गौरा चली, बीच गणपति का ना गजब हो गया, बीच गणपति का ना गजब हो गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बड़ी शुरुआत की आपने। और अभी छोटा सा गीत शुरुआत की जी, स्वागत है। उससे पहले एक शेर सुनिएगा जी। खुश रहने के बहाने करने से क्या होगा, खुश रहने के बहाने करने से क्या होगा, खुश तो हो लोगे पर बहाना हर बार नया होगा। हाँ जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल बढ़िया, सुनिएगा। बहुत बढ़िया। तुम्हें भूल जाने की फुर्सत नहीं है, बस तुमको चाहूं हसरत यही। क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात, बढ़िया। तुम्हें पाके लगता है दिल को ये हमदम, कि कुछ और पाने की चाहत नहीं है, तुझे भूल जाने की फुर्सत नहीं है। तेरे प्यार में अब तो जीना है मुझको, मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है, मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है। तुझे पाके दिल ने धड़कना है सीखा, मुझे लग रहा था कि दिल ही नहीं है, तुझे भूल जाने की फुर्सत नहीं है। मेरी जिंदगी तू सबसे हसी है, तुझ सा हसी मैंने देखा नहीं है। बहुत बढ़िया। मेरे मुकद्दर से जलती है दुनिया, कि उनके मुकद्दर में तू क्यों नहीं है, कि उनके मुकद्दर में तू क्यों नहीं है, तुझे भूल जाने की फुर्सत नहीं है, बस तुमको चाहूं हसरत यही है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत पंक्तियां, बहुत बढ़िया, खूबसूरत पंक्तियां, बहुत बढ़िया। प्यार की इंतहा देखिए, तुझे भूल जाने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। जिस व्यक्ति के पास उसकी प्यार की इंतहा देखिए, और कितना खूबसूरत प्यार है ये, जिसके पास मरने की भी फुर्सत नहीं है, वो प्यार कितना खूबसूरत हो सकता है और कितना पवित्र हो सकता है। रिश्ता कितना पवित्र है, आप ये देखिए, इसके बाद मरने की फुर्सत नहीं है, वो प्यार कितना पवित्र है। हमारे बीच है रीवा से आई हुई अरुणा पाठक जी। अरुणा पाठक आभा जी ये हिंदी की शिक्षिका हैं और आज हमारे बीच हिंदी कविता लेके प्रस्तुत हैं। आभा जी। धन्यवाद। साधना चैनल का बहुत बहुत आभार करती हूँ, और हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, तो इसलिए हिंदी के प्रति कुछ दायित्व ज़्यादा है, उसी को लेकर अपना काम कर रही हूँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और कहती हूँ कि कर्म करूँ या कहूँ तपस्या, कि कर्म कहूँ या कहूँ तपस्या,
मुझको यह आदेश मिला है, मुझको यह आदेश मिला है, इस धरती में स्वर्ग यही है, मुझको भारत देश मिला है। माता पिता की प्यारी बिटिया, मुझे यहाँ आशीष मिले, मात नर्मदा की बेटी हूँ, मुझको मध्य प्रदेश मिला, मुझको मध्य प्रदेश मिला। रामायण से ज्ञान मिला, रामायण से ज्ञान मिला, गंगा का निर्मल पानी हो, भारत माँ की यही जुबानी, भारत माँ की वही जुबानी, उसकी चुनर धानी हो, सौभाग्य कहूँगी मैं अपना, नित्य आगे बढ़ते जाऊंगी। अब आभा हूँ मैं अंबर की, अब आभा हूँ मैं अंबर की, मैं बेटी हिंदुस्तानी हूँ, मैं बेटी हिंदुस्तानी हूँ। और क्या दोस्ती कैसी होनी चाहिए, तो कहती हूँ कि सदा रहो साथ साथ, कि सदा रहो साथ साथ, सखे आस पास रहो, सदा रहो साथ साथ, सखे आस पास रहो, मित्र हो तो मित्र सम, कि मित्र हो तो मित्र सम, मित्रता निभाइए, सदा रहो साथ साथ, सखे आस पास रहो, मित्र हो तो मित्र सम, मित्रता निभाइए। पार्टी में तो संग संग घूमे फिरे रहे दंग, कि पार्टी में तो संग संग घूमे फिरे रहे दंग, गम में भी आप सदा, गम में भी आप सदा संग नजर आइए, गम में भी आप सदा संग नजर आइए। और कभी लड़े कभी रूठे, भाई मित्र हैं लड़ लेते हैं, तो कभी लड़े कभी रूठे, बात बात बहसो, कि कभी लड़े कभी रूठे, बात बात बहसो, फिर भी दिल की बात मित्र को बताइए, फिर भी दिल की बात मित्र को बताइए। और कैसे मित्र के दुख को हमें एक्सेप्ट करना है, तो कहती हूँ कि साथी दुख पर्वत लागे, तुलसीदास जी कह गए हैं कि साथी दुख पर्वत लागे आपन मान लो राई, कि साथी दुख पर्वत लागे आपन मान लो राई, और जग में भी मीत उसके प्रीत को निभाइए, कि जग में भी मीत उसके प्रीत को निभाइए। और कैसे मित्र के साथ रहना है, तो कहती हूँ कि खुशी मिले चाहे गम, कि खुशी मिले चाहे गम, रहो हरदम संग संग, खुशी मिले चाहे गम, रहो हरदम संग संग, एक दूजे के दुख को दिल से अपनाइए, एक दूजे के दुख को दिल से अपनाइए। मित्र जब दुखी रहे, कि मित्र जब दुखी रहे, कहे न मन की बात, तो आँखों को देख कर सारे राज जानिए, आँखों को देख कर सारे राज जानिए। घूमे फिरे संग संग सदा रहे साथ साथ, घूमे फिरे संग संग सदा रहे साथ साथ, दुख में भी संग सदा आप नजर आइए। और कर्ज, और कहती हूँ कि कर्ज हो या फर्ज हो, कि कर्ज हो या फर्ज हो, या फिर कोई मर्ज हो, कर्ज हो या फर्ज हो, या फिर कोई मर्ज हो, मित्र के दुख में धन को न लाइए, मित्र के दुख में धन को न लाइए। मित्र हो तो ऐसे हो, कि मित्र हो तो ऐसे हो, सभी मित्र हमारे बैठे हुए हैं, तो कहती हूँ कि मित्र हो तो ऐसे हो, कहने की कोई बात नहीं, मित्र हो तो ऐसे हो, कहने की कोई बात नहीं, आवाज सुन के ही दर्द जान जाइए, आवाज सुन के ही दर्द जान जाइए, आवाज सुन के ही दर्द जान जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आवाज सुन के ही दर्द जान जाइए, मित्र हो तो ऐसे हो, आवाज सुन के ही दर्द जान जाइए। अब हम इसे यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और आप सबको प्रणाम, आप सबको। अब हम उस चरण में चलते हैं, कार्यक्रम के अंतिम चरण में। कार्यक्रम में आज हम मिलने जा रहे हैं लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, प्रोफेसर डॉक्टर
संजय पासवान जी। डॉक्टर संजय पासवान जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आप केंद्रीय मंत्री रहे। आप वर्तमान में आप बिहार विधान परिषद के आप सदस्य हैं और प्रमुख साहित्यकार हैं, और आपने अनेक जीवन के छात्र जीवन से आपने उतार चढ़ाव देखे हैं। आप भाजपा में भी कई जिम्मेदारियां रही और आपका एक नाम बहुत तेज तर्रार सांसद के रूप में जाना जाता रहा है। आप तेज तर्रार केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मैं सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ में उपस्थित हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली प्रदेश के पूर्व महामंत्री और प्रचार विभाग के इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र पत्रिका के टोली के सदस्य श्री मनोज शर्मा जी। अब मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं वह है देश के लिए प्रतिष्ठित इतिहासकार डॉक्टर प्रमांशी जयदेवा। आप पटना से हैं, आप वहाँ महाविद्यालय में आप शिक्षण कार्य में आप लगे हुए हैं। साथ ही साथ आप हमारी भाभी भी होती हैं, अर्थात आप प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी की धर्मपत्नी हैं। मैं आपका अपने शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी। आप सतमोला कवियों की चौपाल के आप मानद निदेशक हैं और इन प्रस्तुत साहित्य भारती में आप कोषाध्यक्ष का काम देखते हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूं, मैंने उनका पूर्व में परिचय भी दिया। उनका नाम होता है प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी। डॉक्टर संजय पासवान जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आप अपने पहले मन की बात करें, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। तो मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी को। जी, आप सब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है कि मैं कितना इस प्रोग्राम के प्रति उत्सुक था कि मेरी तबीयत खराब 5-6 दिन चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि प्रवीण जी ने आमंत्रण दिया है तो मुझे चलना ही चाहिए। और मैं इनसे परमिशन थोड़ा मांग के कि मैं थोड़ा पहले आ जाऊंगा। और जिन कवियों से मेरा मिलना हुआ और जिन कवियों को मैंने सुना, भले ही उनका नाम कम हो, लेकिन उन सबों में जो भाव देखा हमने, जो भावनाएं देखी हमने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, जो बदलाव की भावनाएं देखी हमने, और अद्भुत लगा मुझे। और इन लोगों को अगर कहा जाए कि नवोदित हैं, नव अंकुरित हैं, ये मैं नहीं मानूंगा, बल्कि उनमें अंकुरण हो चुका है, स्फुरण हो चुका है। और उनको सुनने के बाद ऐसा लगा, मुझे तो बड़ा अंदाज़ा नहीं था कि इतने काबिल लोग भी गांव देहात में देखा मैंने। मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं, हमारे यूपी पूर्वोत्तर यूपी से आए हुए लोग हैं, देखा मैंने राजस्थान से लोग आए हुए हैं। तो ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इन तमाम मेधावी लोगों को, मेधावी कवियों को एक साथ एकत्रीकरण की ज़रूरत है। और एकत्रीकरण से कैसे एकीकरण हो, इस काम में भाई प्रवीण जी लगे हुए हैं और हमारा साहित्य परिषद लगा हुआ है। एकत्रीकरण से एकीकरण हो, ध्रुवीकरण न हो, इसीलिए ये बड़ी बात हो रही है। मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रयास चलेगा तो निश्चित तौर से ऐसे इन कवियों में से किसी को राजभाषा पुरस्कार मिलेगा, किसी को पद्मश्री अवार्ड मिलेगा, कोई कुछ और करेगा, या कोई कविता लिख के खुश होगा और उस समाज में बदलाव होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम करने से निश्चित तौर से एक समाज में बदलाव होता है। और जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हमने देखा कि आप एक दुपट्टा ही दे रहे हैं उन कवियों को, उन कवित्रियों को, तो वो लेने के लिए जो एक भाव जगा हुआ है उनके मन में कि सम्मान मिल रहा है। मुझे लगता है ये बड़ा काम साहित्य परिषद, साधना चैनल और भाई प्रवीण जी कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम करने से निश्चित तौर से सबका मनोबल बढ़ता है और देश में एक ताकत बनती है। मैं आपकी पूरी टीम को, भाई प्रवीण भाई, बधाई देता हूं कि आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम इस मौके पर उठाया है। और आज जब देश में प्रधानमंत्री जी, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को नंबर 1 बनाने में लगा हुआ है, आइए हम सब मिल करके कैसे कविता के माध्यम से, कविता भी एक विधा है, इस विधा से कैसे सामाजिक छटपटाहट से बाहर निकल सकते हैं,
एक अच्छी नैरेटिव कर सकते हैं। ये एक कविता के माध्यम से एक अच्छा खासा हम लोग सामाजिक समरसता के, सामाजिक समता के, सामाजिक रूपांतरण के जो नैरेटिव कर सकते हैं उसका काम करने का काम प्रयास कर रहे हैं भाई हमारे प्रवीण जी। मेरी पूरी शुभकामना सुभाषित है, इसलिए मैं आ भी गया। मैं अपने को रोक नहीं सका, मैं बीमार था, मेरा आवाज़ फंसा हुआ लग रहा है और मैं आ गया। मेरी पूरी शुभकामना है, शुभेच्छा है कि ये कार्यक्रम दिन दुनिया चौगुनी आगे बढ़े। आदरणीय भाई साहब, अभी आपने जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी जी हों। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो स्वयं में एक बहुत श्रेष्ठतम कवि थे। उनकी मेरी क्या उन कविताएं आपने पढ़ी होंगी, मैंने उनके साथ और काम किया। वर्तमान में हमारे राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री जी भी, वो भी जब संसद में बहुत वातावरण कटु हो जाता है तो वो किसी ना किसी कवि की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए वो वातावरण को एक हल्का करने के, बड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं और उससे ठाके भी लगते हैं। तो कभी ऐसा भी प्रसंग आया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कि जब ऐसा आपने संसद में आपने सहभागिता की, जब ऐसा वातावरण हुआ और उस समय साहित्य की क्या जिसको बोलते हैं ना, साहित्य का एक जो सुखद अनुभव कि साहित्य ने उस वातावरण को हास्य विनोद के माध्यम से, कविता के माध्यम से ऐसा वातावरण बदलने का अपनी सक्षमता दिखाई है। एक बार की बात है कि हाउस में बिहार में कुछ लोग मारे गए थे, तो हमने 0 आवर में क्वेश्चन उठाया था कि हाउस को चलना बंद करवाना चाहिए और हाउस न चले और बिहार में जो मरे हुए लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। तो अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे साथ थे, तो उन्होंने उठ के कहा कि भाई जिनको जाना था चले गए, जिनको जाना था चले गए, मगर अब तुम क्यों जा रहे हो? अब हमको उन्होंने कहा कि तुम क्यों हाउस होके जा रहे हो? और समस्याओं पे चर्चा हुई, हम लोग बैठे, बाइकआउट नहीं किया बिहार के एमपीज़ ने। तो इस बात से मतलब छोटी सी बात पे उन्होंने, फिर हम सब लोग बैठ गए, नहीं गए बाहर में, फिर चर्चा कुल मिला के 2 घंटे चर्चाएँ उस बात पे हुई और बाद में जो लोग उसके जिम्मेवार थे उसको पकड़े गए और जो परिवार मारे गए थे उनको फिर मुआवजा मिला। तो मतलब ये कि इस ढंग से अपने छोटी छोटी बातों को कह करके, ठीक आपने कहा कि हाउस में एक कवि मन होता है तो कवि मन डी स्ट्रेस करता है, एक तनाव को कम करता है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कवि न है, लेकिन वो कविताओं का संकलन करके लाते हैं और हाउस को डी स्ट्रेस करते हैं, तनाव मुक्त करते हैं। तो एक तो ये क्षमता तो कविताओं में है, कवियों में है। इसलिए मुझे लगता है कि कवि को कविताओं का और इन विधा को और भारत के तरीके से या भारतीय शैली में कैसे और विकसित किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है, पूरी संभावना जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भाई साहब आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आप हमारे शो में आए, हमारे शो पे हमारे माननीय निदेशक अक्षय जी भी आए, हमारे शो पे मनोज शर्मा जी भी आए, इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र की पत्रिका के प्रतिनिधि के रूप में। मैं आप सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमुला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमुला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमुला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमुला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमुला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमुला कवियों चौपाल की ओर से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप भी कवि हैं,
बाल कवि हैं या बाल कवित्री हैं या आप 60 साल के भी नवांकुर हों, बड़े मैं वेदना के साथ कहना चाहता हूँ, 70 साल के जो कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, आज भी उनको मंच उपलब्ध नहीं हो पाता और टीवी प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं पाता। ऐसी चीज़ में, अगर ऐसी परिस्थितियों में सतमोला कवियों की चौपाल एक आपके लिए संजीवनी है। सही मायने में आपके लिए ये एक आशा की किरण है और मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि आप हमारे टीवी शो के साथ जुड़ें। टीवी शो में जुड़ने का एक बहुत अच्छा एक माध्यम है कि आप हमारे कार्यक्रम के लिए 5 वर्ष के सदस्य बने। आप 6-6 महीने के अंतराल में आप हमारे टीवी शो पे पधार सकते हैं, आ सकते हैं। 5 वर्ष में यानी 10 बार आप काव्य पाठ कर सकते हैं। आप हिंदी ही नहीं, सभी भारतीय भाषा, जितनी भी भारतीय संविधान में स्वीकृत भारतीय भाषाएं हैं, आप उनमें काव्य पाठ कर सकते हैं। चाहे वो आपकी आंचलिक बोली हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे अवधी हो, चाहे खड़ी बोली हो, चाहे वो कोई सी भी आंचलिक बोली हो, चाहे वो कुमाऊनी हो, आप उसमें भी काव्य पाठ कर सकते हैं और आप अपने को अधिक से अधिक दर्शकों तक आपकी कविता पहुंचेगी। तो अगर आप हमारे टीवी शो के साथ जुड़ना चाहते हैं कविता पाठ के माध्यम के लिए, तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711828183 पर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तुरंत हमारी टीम आपको उत्तर देगी और इसी प्रकार आप हमारे साथ हमारे टीवी शो सतमोला कवियों की चौपाल के साथ जुड़े रहें निरंतर। फिर हर रविवार को आपसे मिलते रहेंगे। अगले रविवार फिर मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you.